सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा। नमस्कार और मैं हूं हेमंत भाई। आइए जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी बातें क्या हैं। 4 हफ्ते से लगातार भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है और देखिए तेजी का सिलसिला आज भी बरकरार है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और इस सीरीज का एक्सपायरी का हफ्ता भी है। अच्छी तेजी है, बुल्स फॉर्म में सेंसेक्स ने सेंचुरी मारी है, चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। एक भी ऐसा सेक्टर इंडेक्स नहीं है जो लाल निशान में दिखे। और देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं। यूरोपीय मार्केट से भी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। यूएस के मार्केट जरूर बंद रहने वाले, हंसदा काश खुले होते तो अच्छा होता, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तो काफी मजबूत है। यहाँ अच्छी मजबूती के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर डोमेस्टिक क्यूज को देखकर यही वजह है कि भारतीय बाजारों में वो अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी हाइस पर ही ट्रेड करता हुआ 8,863 का हाई ये फिलहाल होल्ड कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर है। साथ ही साथ अगर आप देखें सेंसेक्स की चाल तो यहाँ पर भी हमने देखा शुरुआत भले ही थोड़ी नरम हुई हो, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है तेजी के सौदे और भी बढ़ते हुए 28,553 ये लेवल्स हैं सेंसेक्स के लिए। मिड कैप्स में लेकिन पूरा जोश बनता दिखाई दे रहा है। आज फिर से लीडरशिप इन छोटे काउंटर्स की ओर से आई है तो 1% का उछाल इसमें देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी भी बहुत ही सीमित दायरे में है लेकिन पॉजिटिव टिक्स के साथ ही कर रहा है कारोबार। बिल्कुल। और आइए आपको बता दें आखिरी 1 घंटे में हमारी नजर कहां कहां रहने वाली है। देखिए टीसीएस की बोर्ड बैठक है, बायबैक के ऊपर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या इस शेयर को आज आपको तेजी करके जाना चाहिए, क्योंकि आउटकम जो है वो बाजार बंद होने के बाद आएगा, इस पर बात करेंगे। हेवल्स और लॉयड के बीच में डील हुई है। हेवल्स ने लॉयड इलेक्ट्रिक्स का कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार खरीदा है, लेकिन दोनों ही शेयर निराशा के साथ ट्रेड करें। दबाव है, अब यहां पर क्या रणनीति हो। इसके अलावा एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से भी जानेंगे कि उनके टॉप फेवरेट्स आज के लिए कौन से हैं। साथ ही हर रोज की तरह आपको बताएंगे निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज भी। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो 3-4 सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी चमक बनती दिखाई दे रही है और मेटल्स इसमें सबसे आगे है। मेटल इंडेक्स में एक अच्छा उछाल आता हुआ और आप देखिए चाहे वो दिग्गज कंपनियां हो या फिर छोटे स्टॉक्स, सब में खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपीएल कोटक के अपग्रेड के बाद लगभग 8-9% ऊपर। महाराष्ट्र सीमलेस, टाटा स्पंज दिग्गजों में, टाटा स्टील और सेल में भी अच्छे लेवल्स पर खरीदारी आती हुई दिखाई दी और वॉल्यूम एक्शन काफी देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे जो तेजी का मूड है वो रियल एस्टेट शेयरों में भी है। नितेश, डीएलएफ, एचडीआईएल, प्रेस्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जैसे काउंटर्स जहां पर हमने देखा है वॉल्यूम एक्शन पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। दूसरे कुछ काउंटर्स में टेलीकॉम स्टॉक्स रेडार पर है। देखिए आइडिया और वोडाफोन की मर्जर की अटकलें बाजार में काफी समय से है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद इस हफ्ते के अंत तक वो अनाउंस हो जाएगा। आइडिया आपके सामने करीब 2.5% ऊपर। आरकॉम, टाटा टेली, एमटीएनएल, भारती एयरटेल दूसरे काउंटर्स में भी काफी एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 2 स्टॉक्स जो आज रेडार पर है, हेवल्स ने लॉयड इलेक्ट्रिक को खरीदने की कॉल जो दी या फिर बयान जो आया, उसके बाद आप देखेंगे जो 1600 करोड़ में डील होने वाली है 3% टूटा हेवल्स। लॉयड इलेक्ट्रिक ज्यादा पिट रहा है क्योंकि रिटेल निवेशकों के लिए ये फेवरेबल डील नहीं मानी जा रही है। इसके अलावा आप देखिए मिड कैप एक्शन कहां पर है। जेएसपीएल की हमने पहले बात कर ली, जेट, स्पाइस जेट, कर्नाटका बैंक, पुंज, लॉयड, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर दमदार तेजी बनी है। बिल्कुल। और आप देखिए हर्षदा जो बता रही है जेएसपीएल, ये है सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर एफएनओ में और अब इस समय उससे आगे बढ़ चुका है जीएमआर इंफ्रा। यहाँ पर कुछ खबरें आई हैं अभी कि एयरपोर्ट कारोबार को डीमर्ज कराने की योजना है। 8-8.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटी टिकट साइज के शेयर राहुल आज काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लगता है पिटे हुए शेयरों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, चाहे वो जेपी पावर हो, जेएसपीएल हो, अब जीएमआर इंफ्रा, दोनों ही बताइए जेएसपीएल और जीएमआर इंफ्रा किस तरह की पोजीशंस बनी है, दोनों में बेटर कौन सा है? आई थिंक जेएसपीएल ऑब्वियसली बेटर देखता है। जेएसपीएल की बात करें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देखने को मिला है। स्टील सेक्टर में जैसे आप मूव देखा सेम जेएसपीएल में देखने को मिला है, तो लॉन्ग्स जुड़ते हुए भी दिख रहा है। टेक्निकल भी ब्रेकआउट आ गया, तो मैं मानूंगा जेएसपीएल लॉन्ग्स अभी भी किया जा सकता है। 96 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है स्टॉक 115 तक ही जा सकता है। जीएमआर की बात करें तो काफी साइडवेज और रेंज बाउंड रहा है स्टॉक, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता ये लेवल्स पे। 2 और काउंटर्स जिनमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी एक्शन वाला दिख रहा है। एक तो है डीसीबी, 9% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 5% ऊपर है ये शेयर। कर्नाटका बैंक में ओपन इंटरेस्ट हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन बीते हफ्ते भी इसमें थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही थी। क्या सलाह होगी इन दोनों स्टॉक्स में, बेटर ट्रेड क्या रहेगा राहुल?
अगेन डीसीबी स्टैंड्स आउटस्टैंडिंग। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्मॉल एंड मिड कैप्स में अच्छा खासा लॉन्ग्स जुड़ते हुए देखने को मिले और आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो मैं डीसीबी लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है 138 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 155 तक ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा, जेट इसको देख के बताइए ये कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंपनी ने बुलाई है। हालांकि एक्सचेंजेस को अब तक कोई सूचना दी नहीं गई है, लेकिन तेजी अच्छी हो रही है जेट में। दिन के उच्चतम स्तर पर ये भी 5% मजबूत क्या और ऊपर जा सकता है? आई थिंक स्टॉक लोअर लेवल से अच्छा खासा थोड़ा लॉन्ग जुड़ते हुए देखने को मिले आज के सेशन के अंदर। तो स्टॉक्स में हालांकि मुझे कोई इतनी लंबी कोई तेजी नहीं लग रही है। कोई स्टॉक्स पे जैसे न्यूज के ड्रिवन के कारण स्टॉक बढ़ा हो, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं देख सकता ये लेवल के अंदर। HCL टेक पर आपकी क्या राय रहेगी? आज वैसे खामोश है स्टॉक, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में हरकत देखने को मिल रही है और रोल ओवर लगभग 30% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर आपको ट्रेड बेहतर दिख रहा है या फिर TCS जो ऑफकोर्स 7% का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में दिखा रहा है, यहाँ पर भी रोल ओवर करीब 28% का है? मेरा मानना है कि ओवरऑल टेक स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से काफी देखे तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर। हमने देखा इन्फी लोअर लेवल से अच्छा खासा लॉन्ग बने, TCS ने बायबैक के न्यूज के बाद स्टॉक्स में अच्छा खासा लॉन्ग देखा। HCL टेक की मैं बात करूं तो मैं देख रहा हूं तो जब तक ये स्टॉक 865 क्रॉस नहीं करता, मुझे नहीं लग रहा है कोई मोमेंटम बिल्ड हो सकता है स्टॉक के अंदर। बाकी यही लैंग्वेज करता रहेगा 800 और 840 के अंदर। ओके, क्योंकि आपने बात TCS की TCS की बोर्ड बैठक आज है बायबैक के ऊपर, कोई ट्रेड TCS पर आप लेना चाहते हैं किसी तरफ? आई थिंक ओवरऑल हमने लास्ट 2-3 सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड देखने को मिला है TCS के अंदर, तो मैं कॉल ऑप्शन लेने की सलाह दूंगा। 2450 का जो एट द मनी कॉल है वो लॉन्ग करने की सलाह दूंगा TCS के अंदर। साथ ही कुछ और काउंटर्स जैसे हेमंत ने भी मेंशन किया, आज का दिन देखिए इन छोटी कंपनियों के ही नाम है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ, बीते हफ्ते भी इसमें तेजी आ रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। क्या अब पोजीशन काटने का वक्त है? आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का भी काफी रेंज बाउंड रहा है स्टॉक। मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो नियर टर्म मेरे ख्याल से जब तक कि साइकोलॉजिकल लेवल 70 क्रॉस नहीं करता, मैं लॉन्ग्स बनाने की सलाह नहीं दूंगा। स्टॉक साइडवेज ही रहेगा थोड़े टाइम के लिए और भी। अच्छा, आइडिया आपको किस तरह से ट्रेड करेंगे? इस शेयर ने भी देखिए क्या जबरदस्त तेजी दिखाई जब ये खबरें आई कि वोडाफोन के साथ इनकी बातचीत चल रही है, फिर थोड़ा ठंडा हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि शायद डील में विलंब हो, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि हो सकता है इसी हफ्ते के अंत में एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट दोनों ही कंपनियां साइन कर लें, यानी और इस महीने के आसपास आखिरी में जाते हुए अटकलें ये भी लग रही हैं कि औपचारिक तरह से डील का आउटकम निकल कर आ जाए। आइडिया क्या तेजी करनी चाहिए या जिन्होंने ले रखा है अब उनको हल्के होने का समय है? आप कैसे देख रहे हैं? हेमंत, डेफिनेटली लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं ये लेवल्स पे भी, और जो है उनको डेफिनेटली होल्ड करना ही चाहिए। मेरा मानना है कि स्टॉक्स अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है। नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है जब तक ये 105 टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक में मेरे ख्याल से लॉन्ग अनवाइंड करने की जगह रहेगी। तो मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। 115 का लक्ष्य है मेरा नियर टर्म के लिए। शुक्रिया राहुल, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर आज 8,866 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो तेजी है और धीरे धीरे करके बाजार इंच अप कर रहा है, यानी कि बढ़त दिखा रहा है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे कुछ और जानकार, उनसे राय लेंगे। संदीप जैन बताएंगे आपको फंडामेंटल तस्वीर और किरण से जानेंगे टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं बाजार के। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और मिड कैप शेयरों पर ही आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये सूचकांक देखिए आग लगी है आप कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि DCB देखिए 5-7 मिनट पहले हर्षता आपको कह रही थी तब 8-9% के ऊपर था, अब देखिए 13%, बल्कि हाँ 13.5 14% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कर्नाटका बैंक देखिए यहां पर भी अच्छी खासी तेजी होती हुई। ये सब FNO के स्टॉक हैं, तो ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी की कमी हो।
जबरदस्त लिक्विडिटी है और देखिए छोटे मझौले शेयरों में ही अच्छी रैली देखने को मिल रही है। डेल्टा कॉर्प जो पिछले कुछ दिनों से देखिए काफी खराब प्रदर्शन दिखा रहा था, अब यहां पर भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ये कैश मार्केट का स्टॉक है। पुंज लॉयड, जीएमआर इंफ्रा तो खबरों के चलते आज एक्शन में है ही, तो तेजी चौतरफा देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स तो स्टार परफॉर्मर है। संदीप जैन साहब और किरण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप दोनों का। संदीप जी, बड़ी अच्छी तेजी देखी जा रही है, ये बताइए मिड कैप स्टॉक्स में जो मैंने नाम लिए उनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? जीएमआर इंफ्रा, पुंज लॉयड या फिर उससे बेटर नाम एनसीसी, क्या पसंद आ रहा है आपको? चलिए, शायद उन तक हमारा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। यही सवाल किरण आपसे भी, ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कोई शेयर जो आपको अच्छा लगता हो इनमें से? लगता है उनको भी ऑडियो नहीं जा रहा है, तो फिर हम ही दोनों चर्चा करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पॉकेट है हेमंत, स्पेशली जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं। और आप इसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन भी एक जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था सुबह में थोड़ा सा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बार चेक ले लेते, क्योंकि इस पर भी कई सारे सवाल आ रहे थे। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हरकत देखने को मिल रही है। एचसीसी देखा 5% की तेजी स्टॉक में बनती हुई, तो ये पूरा पैक काफी एक्टिवली ट्रेडेड है। किरण, इन स्टॉक्स मेरे ख्याल में कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। स्पीच देना बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 832 करोड़ एनपीए बेचने के लिए इन्होंने बोलियां मंगाई हैं, 5% भागा है फिलहाल ये शेयर। इसी खबर पर इनफैक्ट छोटे बैंक्स में हेमंत सुबह से थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये ज्यादा हो गया है। आप देखिए धनलक्ष्मी बैंक का चार्ट अचानक से 7% ऊपर, साउथ इंडियन बैंक का चार्ट अचानक से 5-6% ऊपर, देना बैंक की ये खबर आती हुई, तो लगता है ट्रेडर्स उत्साहित हो रहे हैं कि जिस तरह से बैंक्स अपने एनपीएस को बेचना चाहते हैं, तो 835 करोड़ रुपए के आसपास के एनपीएस बिकेंगे। इनके सबके इंटरडे चार्ट लाते हैं, काम करते हैं। आप देखिए देना बैंक अचानक से भागा, कर्नाटका बैंक हम आपको बता ही रहे थे भागा, डीसीबी बैंक, करूर वैश्य, साउथ इंडियन बैंक। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो टेक ओवर कैंडिडेट्स भी हैं, जिनको बाजार हमेशा इसी खबर के ऊपर लेकर चलता है कि हाँ जी इनका किसी में विलय हो जाएगा या फिर टेक ओवर हो जाएगा। खासतौर पर साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है इन सब में। देना देखिए, ये देखिए 6-6.5% ऊपर है। और यूको बैंक भी इस लिस्ट का हिस्सा बनता हुआ, क्योंकि यूको में अब तक बिल्कुल एक्शन नहीं था। अभी 4% तक का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा पैक काफी एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्योंकि इन बैंक्स की वेटेज काफी कम है, या फिर आप कह सकते हैं बैंक 50 का हिस्सा नहीं है, तो वो इंडेक्स में ज्यादा एक्शन बनता नहीं दिखाई दे रहा है। वरना आप देखेंगे तो मिड कैप बैंक्स में जबरदस्त तेजी साफ दिखाई दी है और एक मेजर रैली यहां पर खड़ी होती हुई इन तमाम काउंटर्स में। एक और स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा हरकत आज देखने को मिली है, उसमें आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी कंपनियां भी, हेमंत, एमटेक ऑटो जैसे काउंटर्स, लेकिन ये पहले काफी फंसा चुके हैं, लेकिन एक तगड़ा वॉल्यूम प्ले आता हुआ दिखाई दिया है। मैं कुछ दूसरे काउंटर्स पर भी नजर डाल रही थी पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में, एक्साइड हो, अमर राजा, ये बैटरी स्पेस, टायर कंपनियां, सब में काफी एक्टिविटी बनती है। जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों में बनती हुई देखिए सुबह से ही लग रहा था। पहले फार्मा सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया था और आज देखिए मिड कैप फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी। हम देख रहे थे ऑर्किड, अच्छा मार्क्सन में तो 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। ये पूरा का पूरा पॉकेट जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो आज तो मिड कैप शेयरों का दिन है। साफ तौर पर आप देखिए कर्नाटका बैंक का, मेरी नजरें नहीं हट रही इस शेयर से, क्या जबरदस्त तेजी यहां पर देखी जा रही है। और अब आप देखिए टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में आ गया है, तो बैंक्स में कुछ तो बड़ा हो रहा है। कर्नाटका बैंक सबसे ज्यादा लिक्विड है, डीसीबी बैंक, इन दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है? क्योंकि आप देखिए 24% ओपन इंटरेस्ट डीसीबी में, और कर्नाटका में भी देखिए अभी ओपन इंटरेस्ट बनना शुरू नहीं हुआ लेकिन प्राइस मूवमेंट तो आ गया है। किरण, दोनों में आपको कौन सा पसंद है? डीसीबी बैंक ही होगा, क्योंकि कर्नाटक बैंक में अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेमंत जी, स्टॉक तो बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, पर डेरिवेटिव डेटा में कोई ऐसा खास रुझान नहीं दे रहा है। पर डीसीबी अगर देखते हैं तो डीसीबी में एक तो इसने लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत अच्छी मूव दी है। जो 2015-16 के टॉप्स थे 145-147 के लेवल्स थे, वो उसने अच्छी तरह से क्रॉस कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक नए दिशा में ये स्टॉक चल रहा है और मुझे लगता है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मिंग काउंटर रहेगा। वैसे भी 2012 से 14-15 तक जो रैली आई थी बैंकिंग स्टॉक में, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा था।
और उसके बाद जो क्रैक आया उसके बाद अगर 144 का ओल्ड लेवल अगर निकल जाता है तो एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं अगले 6 महीने के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का होगा, करीबन 142 140 का लगाना चाहिए, यानी 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और हम ये स्टॉक करीबन अगर 6 महीने का व्यू लेते हैं तो 200 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है और ये जो प्राइस पैटर्न है वो बहुत ही बुलिश है। और आप एक बार नाम फिर से दोहराएं, कौन से बैंक की बात कर रहे हैं आप किरण? डीसीबी बैंक के बारे में। डीसीबी बैंक, अच्छा। इसके नतीजे हर क्वार्टर में आप देखिए जबरदस्त आते हैं, तो कभी भी नतीजों के मामले में भी हमेशा ये खरा उतरा है जी। और ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है हेमंत पिछले 2-3 सालों से। इस पर एक फंडामेंटल चेक ले लेते हैं। इनफैक्ट पूरे स्पेस में संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अचानक देखिए इन स्टॉक्स में जो तेजी आई है, धनलक्ष्मी, डीसीबी, कर्नाटका, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन खबर तो आई देना बैंक में कि करीब 832 करोड़ के एनपीएज ये बेचने वाले, और उसके लिए उन्होंने बोलियां भी मंगाई है। कैसे ट्रेड करें इन स्टॉक्स में? क्या यहाँ पर ज्यादा दमखम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द बिगर बॉयज? देखिए, बिगर बॉयज में चाल आ चुकी थी और कहीं ना कहीं जो भी ये बड़े बैंक थे, येस बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक तो खैर परफॉर्म कर ही रहा था। और फिर एचडीएफसी बैंक ने भी इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक नया जोश भरा है। और ये जो छोटी बैंक्स है इनमें वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते थे। और मुझे डीसीबी का ध्यान है, एनबीएफसीज और बैंक्स के ऊपर शो हुआ था और मैंने डीसीबी और उस टाइम पे सेटिन रेकमेंड किया था। डीसीबी 120, 18, 19, 20 के लगभग था। वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता लगता है ये स्टॉक। और मुझे जिस तरीके का मैनेजमेंट एफिशिएंसी है कंपनी की, बीच में ये लोग ब्रांचेस एक्सपेंशन की जब बात कर रहे थे और फिर बाद में मार्केट ने थम्स अप नहीं दिया और क्रैश आया था स्टॉक में थोड़ा, तो फिर से ये लोग ने रिवैम्प किया अपने प्लान्स को। तो ओवरऑल आई फील, और टेक्नोलॉजी वाइज भी कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट तो अच्छा ही है। एंड मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते हैं और प्लस एनपीएस की क्वालिटी को सुधारने में और संभालने में शायद ये लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ एआरसीज भी एक्टिव हुए हैं बैड लोन्स को लेकर और ये जंक लोन्स को लेकर। तो आई फील कि इन सब का कहीं ना कहीं जोश इसमें आया और बैंक निफ्टी में भी तेजी बनी हुई है। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत ये सेगमेंट यूफोरिक भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब जो आज चल चुके हैं स्टॉक्स उनमें थोड़ा सा आप ध्यान दें और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। इन लेवल्स पे एक बार बाइंग एग्रेसिवली नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक बात है। और आप देखिए जिस तरह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट, चाहे वो जेपी ग्रुप हो, अपने कर्ज को घटाने का तेजी से काम करें। जेएसपीएल के लिए जिस तरह से अब कोटक कह रहा है अब दिक्कत की बातें खत्म हो रही है, तो मेटल कंपनियों में जो रिवाइवल देखने को मिल रहा है उसके चलते भी बैंक्स के एनपीएस घटेंगे, ये भी बाजार को बात काफी पसंद आ रही है। लेकिन आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं आज के दिन। जीएमआर इंफ्रा, यहां पर खबरें आ रही हैं कि अपने एयरपोर्ट कारोबार को अलग करके लिस्ट कराएगी ये कंपनी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। साथ ही पुंज लॉयड, जहां पर बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, एचसीसी, एनसीसी, ये सारे शेयर देखिए जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखाते हुए। और जेपी पावर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है। इन पिटी हुई कंपनियों में संदीप आपका क्या व्यू बन रहा है और इनमें से बेटर कौन सा लगता है आपको? देखिए, पीटीवी कंपनियां सारी है और सर्टेनली बहुत जबरदस्त कैपिटल इरोजन हुआ इन स्टॉक्स में पिछले 10 सालों में, इन्वेस्टर्स ने हाथ जलाया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जीएमआर इंफ्रा स्टिल अच्छा लगता है और करीब ये 12-13 रुपए के लगभग अच्छा बॉटम बना चुका है और ये 14-15 के बीच में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी फेस करता है। बट यहां से अगर ये निकलता है तो सर्टेनली मुझे लगता है कि तेजी आएगी। और फंडामेंटल्स भी देखिए जिस तरीके से आज न्यूज है कि कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इनका लैंड बैंक वगैरह है और जो एग्जीक्यूशन स्किल्स है कंपनी में, वो सारी चीजें इंटैक्ट है। तो ओवरऑल आई फील कि जीएमआर इंफ्रा के साथ जाना चाहिए। और कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक सरप्राइज कोई रेट कट भी आ जाए और ये लोग बहुत इंडेटेड कंपनीज है, जबरदस्त डेट्स है, तो वहां पे इन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल जहां पे बहुत ज्यादा खराबी है और जब मार्केट चलने लग जाता है तो उन कंपनियों को अब ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां थी वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो इन टाइप के स्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स का ध्यान जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉशन का ही समय होता है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। अननेसेसरली उछले स्तरों पे यूफोरिक होकर नहीं खरीदने में ज्यादा फायदा। आरईसी एक स्टॉक जो रेडार पर है मेरे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में काफी एक्शन बनता हुआ। किरण, इस पर अगर आपकी नजर गई हो तो बताइए अगली चाल क्या रहेगी? स्टॉक 10% के ओपन इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, 4% का उछाल आ चुका है।
ये नॉर्मली वो शांत खिलाड़ियों में से है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी हरकत बढ़ती हुई। असल में सही स्टॉक पकड़ा है आपने। अभी 147, 148 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाय किया जा सकता है। 155, 156 के लेवल्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछला जो स्विंग टॉप था वो करीबन जैन में एक महीने पे आया था, वो करीबन 152 का था। वो इजीली क्रॉस करता नजर आएगा और जब ये वापस एक बार एक नए टेरिटरी में जाएगा तो एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ट्रेडिंग स्टॉक भी है और इन्वेस्टिंग स्टॉक भी रहेगा। तो जबरदस्त प्रदर्शन ये स्टॉक ने पहले भी दिखाया और आगे भी ये तेजी जारी रहने वाली है। फेडरल बैंक संदीप, आपका व्यू जानना चाहता हूँ इसके ऊपर, बताइए, क्योंकि ये बैंक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बड़े इन्वेस्टर्स का यहाँ पर फोकस लॉन्ग साइड पर रहा भी है। हमारा भी ये जैकपॉट स्टॉक था सीएनबीसी आवास का। ये आपको कैसा लगता है? आज भी देखिए 85 रुपए के भाव है, 2.25% ऊपर, यहाँ पर भी अभी भी स्पाइक आया है। इस पर आपका क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो देखिए जैकपॉट में था बिल्कुल, और इनफैक्ट अभी भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि वैल्यू पिक है ये और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि चल चुके हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए और बल्कि स्टैगर्ड बाइंग भी की जा सकती है इन लेवल्स पे। फार्मा कंपनियां आज अच्छी हरकत में है, और जब हम फार्मा कंपनियां कह रहे हैं, मैं छोटी कंपनियों की बात कर रही हूँ। ऑर्किड फार्मा, मार्क्सेंस फार्मा, स्पार्क, मॉर्पेन लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। वो पूरा स्टैक आपकी स्क्रीन पर लाएंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। अब मार्क्सेंस के लिए तो एक अच्छी डेवलपमेंट थी कि यूके के रेगुलेटर ने जो प्लांट की जांच की थी, मेरे ख्याल में गोवा में, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं निकल कर आया, क्लीन चिट मिली है ऑफ सॉर्ट्स। तो ये स्टॉक भागा। लेकिन बाकी काउंटर्स में क्या ये कैचअप रैली है संदीप, या फिर अब स्टॉक पिकिंग शुरू हो चुकी है? और आपको कोई खास मिड कैप फार्मा शेयर पसंद है तो बताइए। देखिए फार्मा स्टॉक्स पे इनफैक्ट एक कॉन्ट्रारियन कॉल मैंने कुछ दिन पहले ही आपके चैनल पे दिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पिटाई काफी हो चुकी है और बॉटम आउट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से सन फार्मा है या सिप्ला है, जो बड़े बिग बॉयज है, वो लोग चल रहे हैं, और थी सर्टेनली दिक्कतें थी, यूएस की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी, इंडिया में भी सरकार काफी एक्शन में आई है। बट ओवरऑल आई फील कि डिफेंसिव स्टॉक्स में आते हैं ये स्टॉक, तो कहीं ना कहीं ठीक तो लगने लगे हैं। बट छोटे स्टॉक्स जो ये नाम ले रहे हैं आप, इनमें थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। मार्क्सन फार्मा की तो चाल जबरदस्त है, मतलब वो जब भी चलता है तो बहुत बड़ी चाल देता है, और मेरे हिसाब से अंडर प्राइस स्टॉक है, तो छोटी प्राइस का स्टॉक है, तो जनरली रुझान छोटे इन्वेस्टर्स का भी रहता है। एंड यूके वाली प्रॉब्लम सर्टेनली दिख रही है सॉल्व होते हुए। तो बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि लार्ज कैप्स में फार्मा स्टॉक्स में भी अभी वैल्यू दिखती है, वहां पे ध्यान दे। इवन औरोबिंदो फार्मा सस्ता लगता है, सन फार्मा भी ठीक लगता है, बट औरोबिंदो फार्मा ज्यादा बेटर लगता है, सिप्ला अच्छा लगता है। और एक स्टॉक जो मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, इफ्का लेबोरेटरीज, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। 2.5-3 साल से बिल्कुल भी फ्लेवर में नहीं है, ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, तो वहां पे ध्यान दे। और एक सिंजिन स्टॉक है जो बायोकॉन की मतलब सिस्टर कंसर्न है, तो मेरे हिसाब से सिंजिन जो कि 400-425 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ मैंने, और 650 से अब करेक्ट होके 538-40 के लगभग होगा, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, बट स्टैगर्ड वे में ले, क्योंकि चले हुए स्टॉक्स अभी तो थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ध्यान रखिए, बहुत ऊपर खरीदने की जरूरत नहीं है। हर शेयर के साथ एक राइडर जैन साहब जरूर आपको दे रहे हैं कि बहुत भाग गया है, तो उससे बेटर है जो कम चले हुए शेयर हैं उस पर आपकी भरोसा होना चाहिए। लेकिन आज देखिए पिछले हफ्ते वैलेंटाइंस डे था, आज हर चीज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक हफ्ता लेट चल रहा है शेयर। अब इन्होंने गिनती कर ली होगी ना कि वैलेंटाइंस की सेल्स कैसी रही है। बराबर है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले में डेल्टा कॉर्प है। किरण, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? मोमेंटम में होता है तो 1-2 दिन तक रहता है जनरली डेल्टा कॉर्प का स्टॉक का। आज देखिए भागा है 8% की मजबूती यहाँ पर भी। आज तो मिड कैप कंपनियों का ही दिन है, ये बताइए और ऊपर जा सकता है और कहां तक अगर जाएगा तो? मैं गैलरी में अगर देखा था ये स्टॉक करीबन एक डिसेंडिंग चैनल पे ट्रेड कर रहा था। अभी अगर देखते हैं तो हम अच्छा, एक काम करते हैं, आपका ऑडियो को दुरुस्त करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे यही सवाल होगा। इस शेयर पर रखिए नजर। देखिए 8% की तेजी देखने को मिल रही है,
बहुत 195 तक गया था ये। डिमोनेटाइजेशन की खबरों के बाद तेजी से पिटा और उसके बाद रिकवर करता हुआ फिर से ये स्टॉक, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और भी काफी सारे बजिंग स्टॉक्स हैं जिस पर अभी हमें संदीप जैन जी की, किरण यादव जी की राय लेनी है, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और ये भी बात करेंगे कल जो नतीजे आने वाले हैं उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और 8,864 दिन के हाईस पर ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आखिरी आधा घंटा बचा है और निफ्टी कॉल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं हम। जीके जैन कह रहे हैं कि तेजी कीजिए, 8920 का टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस इन्होंने जो दिया है वो 8,820 का दिया है। फिलहाल पहली राय बाय की। बिल्कुल। और राकेश बंसल की राय देखिए आरके ग्लोबल के, वो भी कह रहे हैं तेजी रखिए और अब से लेकर एक्सपायरी तक तेजी रखिए। उनको लगता है कि 8,954 तक जा सकता है। 8800 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। किरण यादव भी हमारे साथ मौजूद है। किरण बताइए, अब से लेकर बृहस्पतिवार तक कहां तक जाएगा निफ्टी? मुझे लगता है कि तेजी करनी चाहिए। 8800 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए 8920 के एक लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए, तो आपके ऑडियो को भी और थोड़ा दुरुस्त करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किरण यादव जी कह रहे हैं ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। 8800 का टारगेट है। बागले साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो सुबह से ही कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड में ही रहने का दिन है, बताइए टारगेट क्या है निफ्टी पर आपका? मुझे लगता है निफ्टी ऊपर ही जाना चाहिए। आई थिंक स्पेसिफिकली अगर एक्सपायरी की बात करें तो 8930 का मेरा टारगेट होगा और 8820 का मेरा सोर्स। तो 8930 का टारगेट मैं आपको एक बार फिर बता दूं, संदीप ने क्या कहा है। 8,930 के टारगेट के लिए तेजी करें, 8,820 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए, सभी जानकार कह रहे हैं तेजी में रहना चाहिए आपको और वहीं पर फायदा होगा। अब क्या हम न्यू हाइस की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसी उम्मीद में आपने भी करंट लेवल्स पर खरीदारी कर लेनी चाहिए? हमारे साथ एक और जानकार जुड़ गए हैं, वीके शर्मा, जो हेड बिजनेस प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप के हैं HDFC सिक्योरिटी से। शर्मा जी, तो आप तो कह रहे हैं कि तेजी में ही रहिएगा, लेकिन क्या हम नए हाईस की तैयारी में करंट लेवल्स पर खरीद लें बाजार को? नए हाई की तैयारी तो महज एक समय की बात है, जल्दी ही आएंगे। और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऑल्दो हमारा निफ्टी का हाई इंटरडे टर्म्स में 9,120 है, लेकिन आज तक हमने क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी के अंदर 9,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर निफ्टी 8,995 के ऊपर अगर बंद हो जाता है तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छी बड़ी बात और वो नई तेजी की शुरुआत होगी। इस वक्त जो बाजार को जो चिंताएं घेर रही हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, जहां पे शिवसेना और बीजेपी दोनों अलग अलग होकर लड़ रही हैं, और फिर यूपी के, गोवा के, पंजाब के ये सब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे मार्च महीने के अंदर। तो वहां पे लोगों को डर है कि बीजेपी नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है कि वो जो नेगेटिव समाचार हैं ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर प्राइस्ड इन नहीं है तो ये कि किसी प्रकार की सरकार यूपी में बने जो बीजेपी के द्वारा सपोर्टेड हो। अगर ये ऐसा वो अभी मार्केट में नहीं है तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छे चांसेस हैं इस बात के। तो मार्केट इन वरीज को लेके, इलेक्शन को लेके मैं वरीड नहीं हूं। हो सकता है मार्केट अगर जैसे मैं सोचता हूं ऐसा नहीं भी आए, बहुत ही खराब रिजल्ट्स आए, तो भी मार्केट एक अरसे के बाद वापस 300-400 पॉइंट से ज्यादा नहीं गिरेगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तेजी में रहने की आवश्यकता है, और अगर ये जब लेवल पार होंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो इस वजह से आप आंशिक तौर पे बिल्कुल निवेश रखिए, पैसे को बिल्कुल कैश में 100% मत रहिए। 20-30% कैश आपको रखना हो तो रख सकते हैं, अन्यथा आप बाकी अमाउंट को इन्वेस्टेड रखिए मार्केट में। चलिए, तो देखिए, न सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नया हाई लगेगा, और आज देखिए मिड कैप इंडेक्स ने तो नया हाई लगा ही दिया है। अब बैंक निफ्टी में आपने देखा शुक्रवार को क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और अब निफ्टी की बारी है, सेंसेक्स की बारी है, नए हाइस के लिए मार्केट तैयार होता हुआ दिख रहा है। ये बताइए सर, तो बैंक्स जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, छोटे वाले बैंक्स, शर्मा साहब,
आज देखिए डीसीबी 11% ऊपर, कर्नाटका 6-7% ऊपर। यहाँ क्या हो रहा है? साउथ इंडियन बैंक में भी तेजी, फेडरल बैंक, यूको बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, लंबी लिस्ट है मेरे पास। यहाँ क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन इज द नेम ऑफ द गेम हेमंत, और ये भी यहाँ पे भी चलेगा। आवश्यक नहीं कि वो सिर्फ सरकारी बैंकों में ही हो, प्राइवेट सेक्टर में भी ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे अटकलें लगाने के बजाय अगर हम उन रिजल्ट्स को देखें जो अच्छे आए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में, पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी आरबीएल के लिए, वो तो जो कि तो हमारा मौजूद है एज अ टारगेट भी अभी यहाँ से काफी ऊंचा है, वो रख सकते हैं। फेडरल बैंक के बारे में हमने जिक्र किया था, इसके एनपीएस कंट्रोल में आ गए हैं, 2.8% पे स्टेबल हो गए हैं, और नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखी है और मार्जिन्स में ग्रोथ देखी है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, और मैं समझता हूं कि इसका जो खराबी दौर था इस पर्टिकुलर बैंक का, वो जा चुका है। तो FY18 को अगर हम देखें तो ये करीब प्राइस बाय बुक उसके 1.6 पे कोट करता है। यहाँ से मेरे ख्याल से जगह है इस स्टॉक में करीब 20% जैसी बढ़ने की साल भर में। डेल्टा कॉर्प पर हमारी नजर गई थी ब्रेक से पहले, और वो स्टॉक अभी भी आप देखेंगे तो अच्छी हरकत में है। 7% का उछाल इसमें बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक और शेयर जो हमारे रेडार पर आया है वो है IL&FS इंजीनियरिंग। कुछ मिनट पहले ये 4-5% ऊपर था, अब IL&FS इंजीनियरिंग 10% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो देखिए पूरा जो 16% अब ऊपर हेमंत, विद इन सेकेंड्स तो 64-65 के लेवल्स पर पहुंच चुका है। किरण, दोनों स्टॉक्स पर अब राय दीजिए। IL&FS इंजीनियरिंग में मेरा मानना है कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। आज दिन भर सवेरे से एक अच्छी मूव दी थी, उसके बाद छोटा सा करेक्शन हुआ है, वापस एक बार डिमांड आता नजर आ रहा है। ये आपको पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए। मेरा टारगेट करीबन 78-79 का होगा, एक अगर हफ्ते के पीरियड लेते हैं तो। डेल्टा कॉर्प पे मैं ये कह रहा था कि ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो ये मोमेंटम इसको और ऊपर ले जा सकता है। 135 से 138 के पहले टारगेट रहेंगे, पर अगर ये 138 के ऊपर चलता है तो एक जो हमने डीमोनेटाइजेशन के चलते एक बहुत बड़ी गैप देखी थी वो फिल करते नजर आएंगे, और 160 से लेके 165 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 138 के ऊपर बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। शायद वो 2-3 दिनों में ही 160 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्या जबरदस्त तेजी छोटे छोटे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। अच्छा, मंदी जहां पर लोगों ने करी वो फंसे हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूं आज सुबह के, बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक तो सन टीवी, जहां पर इतनी अच्छी तेजी के बाद देखिए आज थोड़ी सी नरमी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन क्या रिकवर हुआ ये स्टॉक, अच्छी रिकवरी देखी गई है। सन टीवी की बात करें, सन फार्मा की नहीं। इसके अलावा ONGC देखिए, यहाँ पर खराब खबरें आई दिन के दौरान कि इनको बड़ी रॉयल्टी देनी पड़ेगी गुजरात सरकार को। देखिए सन टीवी पूरा रिकवर कर गया निचले स्तरों से, और ONGC भी थोड़ा सा कमजोर हुआ, और उसके बाद ये शेयर भी रिकवर कर गया। ONGC को ऐसे चलाने की कोशिश की थी लोगों ने, क्योंकि बीच में वो रिपोर्ट आ रही थी किसी एजेंसी पर कि 5200 करोड़ सरकार चाहती है, बायबैक इसी साल के अंत में हो जाएगा। उसके बाद सरकार की ओर से बयान आया, ये सब रूमर्स हैं, इस पर आप ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन तभी भी 195 के एग्जैक्टली। तो देखिए तेजी से गिरा था ये इसी खबर के चलते कि यहाँ पर सरकार को इनको पैसा देना होगा, गुजरात की सरकार को। लेकिन देखिए मंदी करने वाले फंस रहे हैं, और तेजी करने वालों की यहाँ पर मार्केट में देखिए जीत हो रही, ये कहना चाहिए। बैंक निफ्टी ने भी देखिए अच्छी रिकवरी दिखाई है। एक राय किरण आपसे बैंक निफ्टी पर लेना चाहूंगा। देखिए धीरे धीरे ये भी अब ऊपर की तरफ जा रहा है, और लग रहा है ये भी जल्द सेंचुरी मार लेगा। बैंक निफ्टी पर कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्के हल्के देखिए इसने भी आज स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया है। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही अच्छा है, निफ्टी के ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर पिछले 2 टॉप ज्वाइन किए तो परसों के दिन उसने क्लियरली उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। हालांकि ऊपर से हमें विकल्प देखने को मिली थी, वो तो HDFC बैंक की वजह से हुई थी। आज भी HDFC बैंक का चार्ट देखते हैं तो HDFC बैंक का निचले स्तरों से बहुत अच्छी बाइंग आई है, करीबन 1360 से लेके अभी 1400 के ऊपर ये ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी अगर जब तक 20,500 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है, तब तक मुझे लगता है कि अगले इस एक्सपायरी में 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि ये फरवरी की सीरीज की एक्सपायरी रहेगी और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी रहेगी। तो तब तक मुझे लगता है कि 20,700 से लेके 20,900 के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाने चाहिए।
और एक स्टॉक जिसके बारे में हम सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे वागले साहब के साथ। वागले साहब, आपके तो सारे टारगेट्स मार्क्सन फार्मा में अचीव हो गए ना? बताइए, आपने क्या टारगेट दिया था सुबह जब 4-5% ऊपर था? हमने आई थिंक 44-45 में बात की थी, 48-49 का इंट्राडे टारगेट था। और अगर आप पोजीशन के तौर पे होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है अभी भी और भी थोड़ी अपसाइड है, जो कि 55-56 तक अगले कुछ 2 या 3 हफ्तों में ये स्टॉक जा सकता है। तो किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो बिल्कुल होल्ड करें, इंट्राडे का टारगेट आ गया। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अब मार्क्सन्स में पोजीशन आप बनाए रखें, होल्ड कीजिए। 2-3 चीजें हैं जिस पर बाजार अब आगे रिएक्ट करेगा। एक तो टीसीएस के बायबैक पर जो बोर्ड बैठक है वहां से जो अनाउंसमेंट्स आएंगे वो रेडार पर रखेंगे, और साथ ही अंबुजा सीमेंट। पहले टीसीएस पर शर्मा जी मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि स्टॉक देखिए जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली, एक हफ्ते ठीक पहले काफी जबरदस्त तेजी आई। आज 2454 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो बायबैक किस फॉर्म में आएगा, आपका क्या आकलन है, और यहाँ से आगे क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी शेयर की? आज तो 2% ऊपर उस बैठक के पहले। जी, मेरे ख्याल से ये अपेक्षा यही थी कि ये पूरे सेक्टर को ये समाचार एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मैं समझता हूं कि टीसीएस उतनी मात्रा में बायबैक नहीं कर सकता कि जिससे कि स्टॉक पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़े, लेकिन एक स्टेटमेंट होगा जो ये लौटाने का। और मैं इसको बाजार की दृष्टि से इस बात पे देख रहा हूं कि काफी प्रेशर, भले ही नकारते रहे हों इन्फोसिस के जो करंट सीईओ हैं, पर उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो भी अपने कैश को यूज करें, अन्यथा कोई एक्विजिशन करें। तो ऐसे वक्त में जब उनके पुराने एक्विजिशन के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं इजरायली कंपनी को लेके, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे वो आप देख पाएंगे, तो उतना ही असर है। बाकी इस मार्केट के अंदर आईटी स्टॉक्स उतने रिटर्न नहीं देने वाले हैं, पर ये डेफिनेटली यहाँ से बॉटम आउट हो चुके हैं, और यहाँ से जो भी समाचार आएंगे अमेरिका में, जो भी आएंगे वो यहाँ से जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है उससे थोड़े बेहतर आएंगे। तो उस वजह से इस पूरे सेक्टर का हम ये कह सकते हैं कि ये बॉटम आउट हो चुका है। और यहाँ पे इनके अंदर, इन सारी कंपनियों के अंदर एचसीएल टेक मेरे ख्याल से बेहतरीन रिटर्न देगा, बिकॉज वो अपने पैसे को कैश बांटने के रूप में नहीं बल्कि अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक्विजिशन करके कर रहा है, तो वहां पे रिटर्न्स बेहतर है। स्टॉक होल्डर्स को इस तरह के बैंक्स, इस तरह की कंपनियां ज्यादा पसंद है। इन्वेस्टर्स तो चाहते हैं कि उनको कैश देने से अच्छा कंपनी में वो कैश लगे और वो कंपनी अच्छा करे। कैश तो इन्वेस्टर्स के पास होता ही है, तो फिर वो कंपनी में लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया आर्गुमेंट है शर्मा साहब का। इस आर्गुमेंट के लिहाज से आप देखिए एचसीएल टेक बहुत ही बढ़िया शेयर भी है, जो कि बड़े लोगों को पसंद भी आ रहा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, क्योंकि इसके परिणाम आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, सुबह सुबह हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे, तो इंटरेस्टिंग है इसके लेवल्स जानने का। किरण, ये बताइए, एक्सपेक्टेशन तो कुछ खास है नहीं नंबर से, लेकिन भाव में कुछ ना कुछ हद तक ये प्राइस इन भी है। रेजिस्टेंस के तौर पर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट के तौर पर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है अंबुजा सीमेंट के लिए? मेक और ब्रेक लेवल अंबुजा सीमेंट के लिए 242 का होगा ऑन द हायर साइड एंड 233 ऑन द लोअर साइड। इस 10-12 रुपए के रेंज में कुछ नहीं करना चाहिए, पर 242 के ऊपर अगर ये चलता है तो हमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। 260-265 के लेवल्स अगले हफ्ते तक आपको देखने को मिलेंगे। पर सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट पे, और जो मोमेंटम हमें देख रहा है तो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म हम 4000 के करीब ये स्टॉक जाते हुए देखेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अलर्ट भी आपके सामने रख दें। बीएमसी चुनाव के चलते कल इक्विटी मार्केट खुला रहेगा। जी हाँ, करेंसी और कमोडिटी बाजार जरूर बंद रहने वाले हैं, लेकिन हर्षदा हम लोगों को तो काम करना है और जल्दी चलेंगे काम के बाद, ताकि वोट या तो आप पहले सुबह में वोट डाल के फिर मार्केट्स में ट्रेड करने आए, या फिर बाजार बंद होने के बाद वो फिर प्लान बनाए, लेकिन आपने इस मतदान का हिस्सा बनना है, ये हमारी तरफ से दरख्वास्त जरूर है। बीएमसी चुनाव कल होने वाला है, और इसकी क्या 23 को आ जाएगा रिजल्ट? डेट, हाँ, लेकिन 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बार शर्मा जी से पूछ, शर्मा जी बताइए, वोट डालने के बाद ट्रेड करेंगे या ट्रेड करने के बाद वोट करेंगे? पहले वोट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। आप कुछ खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो वोट है उसका फर्क पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से अगर आप वो कम से कम लोकल लेवल पे भले ही आप वोट कर रहे हो, लेकिन इसके इंडिकेशन कहीं आप संकेत भेजेंगे बाहर के स्टेट्स के लिए भी, तो मैं तो पहले वोट डालने जाऊंगा। सोच रहा हूँ पूछ ही लूं कि किसे वोट डाल रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा पूछना। बाद में ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे। BTST की बारी हो रही है। इस बीच एक बार फिर नजर डाल लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर और साथ ही हमारे फियर एंड ग्रीड मीटर पर, क्योंकि जिस तरह की तेजी बनती दिखाई दे रही है, एक इशारा मिलेगा कि कितना कंसेंसस तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर समझेंगे हमारे जानकारों से कि किन स्टॉक्स पर वो फोकस कर रहे हैं, कहां पर जोर दिया जाए। 66 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ तो एक्सट्रीम ग्रीड के जोन में यहां पर एक फेयर फैक्टर आ जाता है कि क्या एक मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं। फिलहाल ऐसे कुछ लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी इस बीच 100.2 पर है, लेकिन BTST STBT मेरे ख्याल में ज्यादातर ट्रेड अब तेजी के ही आएंगे। स्वाति होतकर निर्मल बंग सिक्योरिटीज की ये कह रही है हाइडेलबर्ग सीमेंट में तेजी करे, 120 का टारगेट, स्टॉप लॉस 109 पर। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप तेजी करके चलें, 45 का टारगेट इन्होंने दिया है और 40 का स्टॉप लॉस। आशुतोष शर्मा की राय बिकवाली की एक्सिस बैंक पर। देखिए आज क्लैरिफिकेशन भी आया एक्सिस बैंक की तरफ से कि कोटक के साथ जो विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं वो गलत हैं और इसके चलते शायद यहाँ पर बिकवाली करना चाहते हैं। सुबह से वैसे कह रहे हैं कि बेचना चाहिए, शेयर बाजार पे भी इनका व्यू बेरिश ही था। ITC में भी ये कह रहे हैं कि बेचकर ही चलना चाहिए। टारगेट दे रहे हैं 258 का। तो ये दो स्टॉक्स जहां पर आप शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड लेना चाहें, बाजार किसी दौरान घूमे तो ये काम कर सकते हैं। किरण से पूछते हैं, किरण दोनों तेजी वाले ही कैंडिडेट होंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल, पहला होगा REC। ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। 15 मिनट पहले करीबन 7-8% है, अभी 13% हो गए, तो बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। 147, 148 के स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए और टारगेट के लिए हम 155 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होगा टाटा स्टील, जहां पे आपका स्टॉप लॉस 480 के करीब होगा और टारगेट 500 के एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओके, और वागले साहब भी हैं हमारे साथ। वागले साहब, आपके भी दोनों BTST आइडियाज ही है ना? बिल्कुल, और मेरा भी पहला होगा REC, 149 के स्टॉप लॉस से बाय करे, क्लियर ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कल मॉर्निंग 155, 156 मिलना चाहिए, 156 का मेरा टारगेट है। और दूसरा होगा DCB बैंक, जिसमें हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, 148 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर 158 टारगेट। तो 158 का टारगेट यानी आज का जो हाई है वो कल हासिल हो सकता है। ये फ्यूचर्स के रेट बता रहे हैं ना वागले साहब आप? हाँ जी, बिल्कुल फ्यूचर्स के करेक्ट फ्यूचर्स के। बिल्कुल, चलिए तो इन स्टॉक्स पर रखिए नजर। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक सेक्टर शर्मा साहब जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है वो है मेटल पैक। और अब तो देखिए JSPL जैसे स्टॉक पर कोटक की रिपोर्ट कहती है कि टारगेट 60 के बदले 125 का दे रहे हैं, यानी लगभग दुगना कर रहे हैं टारगेट। JSPL आज 3 डिजिट में भी आया और उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। ये बताइए इस पैक में आपका फेवरेट पिक क्या होगा? जी, इस पूरे पैक के अंदर मेरे ख्याल से हिंडाल्को पिक है, लेकिन वो फेरस मेटल नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी अगर देखना हो तो JSW जो बड़ी कंपनी है 190 पे ट्रेड करती है, जो एक्विजिशन भी करने जा रही है, वो भी एक बेहतरीन स्टॉक है। इसमें मेरा ये मानना है कि वो स्टॉक्स जो पहले ही डिस्काउंट हो चुके हैं, जो सेलिंग प्रेशर जितना आना था आ चुका था JSPL जैसे स्टॉक्स में, तो वहां पे जगह इसलिए बनेगी कि जो प्रोजेक्शंस कंपनी कर रही है अगले आने वाले साल के अंदर अच्छी खासी अर्निंग्स सपोर्ट करने के लिए, तो वो नंबर्स विश्वास नहीं थे। अब कुछ लोगों को विश्वास हो चले हैं, तो रिपोर्टें आ रही हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगी ये स्टॉक और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तकनीकी लेवल से जब इस तरह का स्टॉक पास होता है तो स्टॉप लॉस डाल के टेक्निकल लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक। अच्छा, आपने बहुत ही बढ़िया शेयर का नाम लिया JSW स्टील, और इस कंपनी की एक खासियत ये रही है कि बड़े एक्विजिशंस को करके उसको टर्न अराउंड कर लेती है। मोनेट इस्पात को खरीदने की बातचीत चल रही है, लेंडर से इनकी बातचीत हो रही है। आपने उस डील को स्टडी किया है क्या? क्योंकि आज भी रिपोर्ट्स आई कि लेंडर से बातचीत कर रहे हैं, 51% हिस्सेदारी मोनेट इस्पात में खरीद ली जाए और उसका डेट भी ले लिया जाए। तो अगर ये एक्विजिशन हो जाता है, मोनेट इस्पात जैसी कंपनी को ले लेते हैं, तो किस तरह की डील स्ट्रक्चर आगे निकल कर आएगा? मोनेट इस्पात पर भी राय बताएं और उस लिहाज से ये डील कैसी होगी फिर?
जी, तो हमारा जो एनालिस्ट है उसका व्यू अभी उसने निकाला नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पर पर्टिकुलर कंपनी को लेके किस तरह का ये रणनीति हो सकती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि ये कंपनी वो है जिसने बुरे समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और ऐसे वक्त के अंदर जब स्टील में हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिवाइवल काफी हद तक है, हालांकि हमारे यहाँ पे जो रिवाइवल हो स्टील सेक्टर में वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हो, लेकिन द फैक्ट ये है कि रिवाइवल है, और ऐसे वक्त के अंदर इनके पास कैपेबिलिटी मेरे ख्याल से इस वक्त अगर जो दूसरी कंपनी बाहर की ले रहे हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अगर वो सही समय पे ले रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ तो आगे चल के फायदा उठा पाएंगे इस बात का। तो यहाँ पे जो रिस्क कोरस में था वैसा। इस बीच टीसीएस की बोर्ड बैठक से अपडेट आ गया है, बायबैक का इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या फाइनल डिटेल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बोर्ड का अप्रूवल है, बायबैक आएगा। 2.5% ऊपर ये स्टॉक भागता हुआ, आपको याद होगा पिछली बारी जब हमने इस पर नजर डाली थी, ये 2454 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये 2477 तक के लेवल्स दिखा चुका है। 80 रुपए की बढ़त आ चुकी है इस स्टॉक में। देखते ही देखते ये फिलहाल एक अपटेक आता हुआ इस स्टॉक में 3% की तेजी एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब देखना होगा कि ये बायबैक किन ग्राउंड्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये सिर्फ 10% का ही बायबैक कर रहे हैं या फिर उससे ज्यादा का करेंगे। 5.6 करोड़ इक्विटी शेयरों की बायबैक, यानी कि 16,000 करोड़ का बायबैक ये होगा। शर्मा जी, स्टॉक तो कर रहा है रिएक्ट काफी बढ़िया से। जी, मेरे ख्याल से ये इस अकेले इस समाचार के बलबूते पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए टीसीएस से बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिलेंगे बैंकिंग के अंदर, वहाँ पे हमारी बेहतर स्टॉक पिक्स। हाँ, उसको लेकर मुझे लग रहा है काफी उत्साह देखने को मिलेगा। हाँ। शर्मा जी, 2850 की प्राइस पर ये बायबैक करेंगे, जबरदस्त। तो मेरे ख्याल में अब शायद कुछ और खबर की जरूरत ना भी हो इस स्टॉक को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल, तो जो प्राइस आया है वो उससे बाजार सबसे ज्यादा उत्साहित है, और यही हम सुबह भी बात कर रहे थे कि किस भाव पर ये बायबैक करते हैं। अब ये देखना होगा कि ये टेंडर बायबैक है, यानी लोग इस भाव पर अपने शेयर दें और ये कंपनी एक्सेप्ट करे, या फिर ये ओपन मार्केट रहने वाला है। लेकिन ये प्राइस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जल्दी से बागले साहब चार्ट देखकर बताइए टीसीएस के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इस शेयर के लिए, क्योंकि भाव जो है वो काफी ऊपर का आया है। हेमंत, मैंने 2550 की 3 या 4 दिन पहले बात की जब फ्रेश ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद 2400 के नीचे ये स्टॉक जा ही नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ 2400 2390 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है अब मैं टारगेट थोड़ा सा ऊपर रिवाइज करूंगा जो कि 2600 के आसपास होगा। तो मुझे यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड 2600 2620 ये दिखता है। एक बार आपको शर्मा जी पूरी डिटेल्स बता दूं, 2850 रुपए पर बायबैक है, टेंडर रूट से बायबैक है, यानी आप शेयर दीजिए और 2850 पर आपके शेयर एक्सेप्ट होंगे, और 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक है। तो ये अच्छी खबर, और बाकी आईटी कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि बाकी आईटी कंपनियों भी अब दबाव में आएंगी, खासतौर पर इन्फोसिस, जहां हम आपसे कह रहे थे कि ये कंपनी भी बायबैक के बारे में विचार कर रही है। आशीष हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आईटी कंपनियों को क्लोजली ट्रैक करते हैं। आशीष, उम्मीद से बेटर भाव तो नजर आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? उम्मीद से बेटर भाव, और जिस तरीके से डर ये था कि कहीं ओपन मार्केट के जरिए एक्वायर करेंगे तो फिर सिर्फ एक बेस लग जाएगा भाव पे और कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छी बात जो आप लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि ये टेंडर ऑफर रूट है, 2850 रुपए पे बायबैक होने वाला है, और क्वांटम भी तगड़ा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैक्सिमम $3 बिलियन के आसपास तक का बायबैक कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन के आसपास का बायबैक यहां पे हो रहा है। 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का क्वांटम, इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक में एक तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है। ध्यान रखें, टीसीएस पिछले कुछ सालों से लगातार बड़ा तगड़ा डिविडेंड डोल आउट करती हुई नजर आई है। स्पेशल डिविडेंड मिला लें, सब कुछ मिला लें, तो इन ल्यू ऑफ डिविडेंड डोल आउट की जगह ये बायबैक अनाउंस हो रहा है, या डिविडेंड बायबैक जो या डिविडेंड पॉलिसी जो चल रही थी वो सेम 10 की 10 बनी रहेगी। अगर बनी रहेगी तो ये बायबैक बड़ा अच्छा नजर आएगा आपको। लेकिन डिविडेंड अगर नीचे गिरने वाला है, कम होने वाला है, और उसकी जगह मुझे ये सपोर्ट मिलने वाला है, तो शायद इतना यूफोरिया ना हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ नजर आएगा। एन चंद्रशेखरन साहब का आज आखिरी दिन है टीसीएस में बतौर सीईओ,
तो शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट, एक पार्टिंग गिफ्ट आता हुआ उनकी तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जुड़े रहेंगे कंपनी से, तो वो एक उसको वैसे भी देखना चाहिए। लेकिन ये क्या एंटिसिपेटेड था आशीष कि 2800 के ऊपर की प्राइस आएगी? ना ना, कुछ भी एंटिसिपेटेड नहीं था। ये भी नहीं पता था हमें कि ये टेंडर ऑफर के टेंडर रूट के जरिए होने वाला है या नहीं होने वाला है। आशीष, सुबह हमने चर्चा जरूर करी थी आज पहला सौदा में बाजार में कि अगर 2800 के आसपास ये आता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ये सारी अटकलें लग चुकी थी, क्योंकि एंटिसिपेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक बात है। तो ये हम चर्चा जरूर कर रहे थे और मार्केट में लोग भी कह रहे थे कि अगर ये 2850 ऊपर आता है तो बाजार को ये पसंद आएगा, और अगर ये भाव के आसपास ही आता है तो हर्षदा कुछ क्रीम नहीं बचेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्रीम है और ये शेयर इसीलिए 100 रुपए बढ़ गया। जी हाँ, वही क्रीम है, 14% प्रीमियम। इनफैक्ट संदीप जैन भी हमारे साथ है। संदीप, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, क्योंकि स्टॉक 5% ऊपर है अब? नहीं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट है। और देखिए जिस तरीके से 2150-2200 से नॉन स्टॉप चलते आ रहा है और बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इनफैक्ट उम्मीद से तो बेहतर ही कहूँगा, और 2850 का वो भी टेंडर ऑफर है, तो सर्टेनली बेनिफिट तो दे रहे हैं। एक तरीके से फेयरवेल गिफ्ट मान लीजिए चंद्रशेखर साहब की। एंड आई फील कि मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं और रिस्पॉन्स दे सकता है और स्टीम बाकी है। बट अगेन मेरी यही राय रहती है कि जब इतनी बड़ी न्यूज़ आती है और इतना बड़ा रनअप दे चुका होता है तो बहुत आराम से अब पैसे नहीं बनते हैं। तो व्यूअर्स को और निवेशकों को ये राय रहेगी कि थोड़ा सा अगर कहीं भी, हालांकि ऐसा लगता नहीं कि कोई जल्दी करेक्शन आ जाएगा, बट इट्स अ ग्रेट न्यूज एंड मार्केट ने थम्स अप दिया है, तो सर्टेनली चलना तो चाहिए स्टॉक। और इससे अब दूसरे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इन्फोसिस वगैरह, इन पे ध्यान दें। बिल्कुल, और एक्सपायरी से पहले इससे बढ़िया न्यूज बुल्स के लिए हो नहीं सकती। और आप देखिए बैंक निफ्टी इस समय कहाँ है, 126 अंक ऊपर। जी हाँ, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है बैंकिंग स्टॉक्स में भी। आप देखिए ये वो खबर है जो वक्त से पहले इसलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी आज बाजार बंद होने के बाद आएगा हर्षदा। और देखिए सब बदल रहा है। चंद्रा जब से टाटा सन्स के चेयरमैन बने, सारे मिस्त्री बाहर गए हैं, तो मार्केट में ही खबरें आती हुई, और इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। देखिए अच्छी तेजी और दिन के उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार पहुंचते हुए इस खबर के चलते। अब आशीष, वेरी क्विकली अगर आप ये समझा भी दे दर्शकों को, क्योंकि कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि टेंडर ऑफर का मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करती है, यानी कि बता देती है इतना क्वांटम का हम बायबैक करने वाले हैं, इस भाव के आसपास बायबैक होगा। तो जब भी ओपन मार्केट से एक्विजिशन चलता रहता है तो शेयर को सपोर्ट मिलता है। अभी जो टेंडर ऑफर होता है, कंपनी कहती है कि आप अपने शेयर सरेंडर करें, हम अपने जितना क्वांटम है उसके आपसे प्रोपोर्शनेटली वो शेयर एक्वायर कर लिए जाएंगे, एक्सटिंग्विश कर दिए जाएंगे वो शेयर जो एक्वायर करेगी कंपनी। इसका मतलब आसान शब्दों में जो नंबर ऑफ शेयर सर्विस करने कंपनी को वो कम हो जाएगा, तो आपको इस कंपनी के ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इसी बात पे साथ साथ आपको एक बात बता दूं, एक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं लार्जली मान के चल रहा हूं कि प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे इस बायबैक में। हालांकि आप लोग क्योंकि फ्लैशेस पढ़े थे तो अब तक वो बताया नहीं। 73% के आसपास की टाटा सन्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, इस बोर्ड बैठक में एक्सपेक्टेड था कि एक कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी भी शायद इस कंपनी का बोर्ड फॉर्मलाइज करता हुआ नजर आए जब चंद्रशेखरन साहब जा रहे हैं। तो अब तक वो क्लैरिटी नहीं है कि ऐसी कोई एलोकेशन पॉलिसी इसने बनाई है या नहीं। तो बोर्ड मीटिंग के टोटल आउटकम आना बचा रह गया है शायद, या अगर इतना ही है तो भी खैर बड़ा पॉजिटिव तो है। अच्छा आशीष, कहीं आपने पढ़ा है कि प्रमोटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बायबैक में, क्योंकि अब तक आया नहीं है, मैंने देखा नहीं कहीं पे। पर ये तो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे। बाजार को शर्मा जी ज्यादा पसंद तो ये आएगा कि प्रमोटर्स इस बायबैक में ए पार्टिसिपेट ना करें, बी ये जो बायबैक हो रहा है इसमें इसका ड्यूरेशन थोड़ा छोटा रखा जाए। ये बताइए और क्या क्या क्लैरिटी बाजार को चाहिए आपके लिहाज से। देखिए, अगर मेरे ख्याल से कुछ ऐसा प्रोविजन कर पाए बाजार की दृष्टि से कि हम एक पर्टिकुलर विंडो रखते हैं और उस जो भी स्टॉक हम बाय करेंगे वो उस मतलब मार्केट के थ्रू बायबैक किया जाएगा, कुछ भी करके, जिससे कि आप एसटीडी पे कर दो, तो मेरे ख्याल से जो रिटर्न्स हैं शेयर होल्डर्स की वो बेहतरीन आ सकती हैं। अन्यथा जो इन्वेस्टर्स हैं जो बायबैक में शेयर दे रहे हैं उनके लिए अच्छा यही होगा कि 2700 रुपए के ऊपर का भाव जब कभी भी मार्केट में आए तो वो बनिस्बत वेट किए बगैर, जहां पे अनसर्टेनिटी है कि प्रमोटर पार्टिसिपेट करे या नहीं करे और किस अनुपात में आपको मिलेंगे, तो ये डेफिनेटली आप मार्केट से बेचना आपको बेहतरीन साबित हो सकता है टैक्सेशन एंगल से। और वैसे सीधा क्वेश्चन जी
अच्छा किरण, इन्फोसिस हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं, क्या तेजी देखने को मिल रही है इन्फोसिस के स्टॉक में भी, क्योंकि अगला तो बायबैक बाजार को उम्मीद यहीं पर ही है। अच्छा, जैन साहब भी कह रहे थे कि उनकी नजर भी अब इन्फोसिस के ऊपर रहने वाली है। बाजार बंद होने में 1.5 मिनट बचा है, ये बताइए इन्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, क्योंकि लोग यहाँ भी तेजी कर रहे हैं। नहीं, इन्फोसिस ने तो ब्रेकआउट दे दिया है। उसका लेवल था करीबन 1010, तो 10-10 का लेवल था, अभी 10-20 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में ये 1050 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो इन्फोसिस, टीसीएस, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं चार्ट के हिसाब से। ओके, आखिरी 1 मिनट बचा है ट्रेड का। अब देखिए टीसीएस ने तो अच्छी खबर देके बाजार का मूड और भी सुधार दिया है। 200 पॉइंट की बढ़त पर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ 8,882 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में हम जो देख रहे थे एक्शन, वो अलग से चल रहा है। 150 पॉइंट से ज्यादा का उछाल इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन टीसीएस ये सबसे स्मार्ट मूवर रहा है इस घंटे का। 4% का उछाल। इन्फोसिस में भी वो तेजी बनती हुई दिखाई दी। एचसीएल टेक महिंद्रा, ये दूसरे काउंटर्स थे आज जो हरकत में रहे हैं। लेकिन इस सब से हटकर अगर आप देखें, मेटल्स, रियल एस्टेट और मिड कैप फार्मा, मिड कैप बैंक और इंफ्रा शेयर, ये तगड़ी थीम्स रही हैं आज के बाजार की, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। बिल्कुल सुपर्ब शुरुआत। सोमवार इससे बेटर नहीं हो सकता था। आप देखिए जिस तरह से जो पिछले हफ्ते टीसीएस ने बाजार का मूड बनाने का काम किया था, जब ऐलान किया था इन्होंने कि बायबैक करेंगे, और अब आप देखिए बायबैक के प्राइस ने बुल्स को और कॉन्फिडेंस में लाया। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली भारतीय बाजारों में, जिनके उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार समाप्त होते हुए 183 का लेवल मुझे अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छी तेजी, इनके हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर समाप्ति हुई है। और एक बार कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट लाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को इस लेवल तक लाने में सबसे ज्यादा मदद करी है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक तो अच्छा प्रदर्शन दिखाई रहा है, और दूसरा पैक जो आखिरी में आया और क्या स्विफ्टली आया, इन्फोसिस और टीसीएस, दोनों ने देखिए आज बाजार को ऊपर ले जाने का काम किया। मारुति में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो ये वो हीरोज हैं आज के जो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। और मिड कैप ने तो नया कीर्तिमान स्थापित आज किया ही है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन आखिरी कुछ मिनटों में देखिए बैंक निफ्टी ने दिखाया है। इसने क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। अगर वो चार्ट लाएं तो जैसे ही टीसीएस की खबर आई उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी और तेजी से दौड़ा, और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। तो किरण के टारगेट बैंक निफ्टी के भी हर्षराज अचीव हो गए। जी हाँ, डेफिनेटली सो। अब यहाँ पर जैसे हम कह रहे थे कि न्यू हाइट्स की तैयारी तो डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। कल के लिए आपकी टॉप ट्रेड क्या रहेगी किरण? क्या ये टेक्नोलॉजी की रैली और एक्सटेंड होती दिखाई देगी, या फिर से बैंक्स पर फोकस? दोनों ही है हर्षदा जी। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और बैंकिंग स्टॉक दोनों को कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की पहले बात करें तो मुझे लगता है कि ये 21,000 के करीब जाते हुए देखेंगे। वही एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में जो इन्फी की बात कर रहे थे, इन्फी में भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आखिरी आधे घंटे में मूव आई है। तो इसके टारगेट जो मैंने 1050 के पहले कुछ देर पहले दिए थे, मैं वो रिवाइज करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस में, यानी गुरुवार तक 1080 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। टीसीएस का भी चार्ट वैसे ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इधर भी एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जाएगी कल के सत्र में। चले, तो जाते जाते यहाँ पर और खरीदारी के कॉल्स आते हुए इन्फोसिस और टीसीएस पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। और आशीष, उस क्विक एनालिसिस के लिए भी शुक्रिया। फिलहाल 180 पॉइंट ऊपर मिड कैप बैंक निफ्टी 125 पॉइंट की बढ़त दिखाता हुआ, और सेंसेक्स निफ्टी दोनों हाईस पर जाकर टिके हैं। ऐसे में स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स के लिए कैसा दिन निकल कर आया है, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो ये है आज का मुकाबला। देखिए टक्कर का मुकाबला था, लेकिन आखिर में नीरज 4% के रिटर्न कमाते हुए दिखाई दिए और हेमंत ने 3% की कमाई की है। हम दोनों कैप्टन्स ने आज सुबह बाजार खुलने से पहले कौन से टीमों पर अपनी राय दी थी, या फिर खरीदारी या फिर बिकवाली की। देखिए मार्क्सिस फार्मा, दिलीप बिल्डकॉन, एमटेक ऑटो, सभी तेजी के खिलाड़ी। ये नीरज की टीम थी। हेवल्स में उन्होंने कहा था कि जो डील हुई है लॉयड की, उसके बाद मुनाफा वसूली होनी चाहिए। वीजा स्टील, पेनिनसुला लैंड, एचटीसी और जेट एयरवेज, ये है हेमंत के आउट परफॉर्मर्स आज के दिन।
बेहतरीन सेशन भारतीय बाजारों में 4 हफ्ते की तेजी के बाद देखिए सोमवार का दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा। आप इस नोट पर लें विदा। जी हाँ, और आगे आपके लेकर आएंगे मार्केट का पूरा रिकैप मार्केट टॉप 20 में नेहा आनंद के साथ। तो बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।